So, hello friends, we are in the topic of differentiation, and this is our new lecture in the series of differentiation. Actually, हम लोग इस topic को mathematical physics कहते हैं, और we can also say that basic maths for physics. तो basic maths for physics या mathematical physics कहने का मतलब ये कि जो physics हम लोग physics में mathematics का application करते हैं, we are studying that. तो हम लोग अब डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर कर चुके हैं और चौथा लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। ये वाला लेक्चर आप तभी समझ पाएंगे जब डिफरेंशिएशन के पिछले 3 लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से देखा समझा हुआ हो। वी हैव टू स्टडी चेन रूल। चेन रूल ये हमें समझना है। दिस इज आवर टॉपिक। चेन रूल को हम लोग किस तरीके से सामने रखा जाए, व्हेन आई वुड ट्राई टू पुट इट इन अ वेरी इजियर मैनर, और फिर धीरे धीरे हम लोग एक्चुअल फॉर्मेट पे आएंगे। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा रिलेशन देखिए। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। मैं दिस इज दादा, राइट? बल्कि दादा लिखना ठीक नहीं लिख रहा है, तो ऐसे लिखते हैं दादाजी। दादाजी, राइट? देन पिताजी लिख लो, एंड देन you yourself and your child. मैंने एक चेन रूल समझना हमें, तो मैंने एक एग्जांपल लिया, दादाजी, पिताजी, yourself and your child. तो मतलब आप हैं, ये आपके फादर हैं, और ये आपके दादाजी हैं, और ये आपके बिटवा है। नाउ ये 4 लोगों का ये एक चेन है। Obviously this is a chain. This is, we all know this is a chain. Now the point is कि अगर मैं आपसे कहूं कि your child depends upon you, तो तुम्हारा जो बच्चा है उसका नाम रखते हैं हम लोग, लेट्स सी, उसका नाम रखते हैं आर से, राइट? और तुम्हारा नाम है यू, और तुम्हारे पिताजी का नाम है पी, और तुम्हारे दादाजी का नाम है डी। तो कैन यू से दैट आर इज डिपेंडेंट अपॉन वाई? R is dependent upon Y. So can we say that R is function of Y? Right? Your child and the name of that child is R. तो somehow भाई तुम तो अपनी मर्जी से जो कुछ करना चाहो कर लोगे, लेकिन तुम्हारा बच्चा जो है वो अभी तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब कि जो R का क्या डिसीजन, R क्या कर रहा है, that depends upon you. So इसका मतलब R is function of Y. Okay, fine. अब तुम क्या कर पाओगे? तुम किस पे डिपेंड करते हो? अपने पिताजी पे। सो y इज अ फंक्शन ऑफ p। पिताजी पे डिपेंड कर रहे हैं भाई, बिल्कुल सही बात है। और आपके पिताजी किस बात पे डिपेंड कर रहे हैं भाई? दादाजी पे डिपेंड कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ दादाजी। नाउ इसमें इंडिपेंडेंट क्या है? दादाजी कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर लेते हैं भाई, आई दिस इज व्हाट आई थिंक। तो ठीक है, दादाजी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन थॉट ऑफ पिताजी, राइट? और पिताजी नॉट डिपेंडेंट अपॉन थॉट ऑफ यू। मतलब एक प्लीज अंडरस्टैंड, आप कहो कि नहीं सर हमारे घर में तो कुछ और चलता है, तो आप उसकी बात मत करो। बट इन जनरल इंडियन कल्चर के हिसाब से दादाजी कैन टेक एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन, बट पिताजी इज बाउंड टू दैट डिसीजन। पिताजी कैन टेक एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन, बट यू आर बाउंड टू द पिताजी डिसीजन। इफ यू कैन टेक एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन, देन योर चाइल्ड इज बाउंड अपॉन, राइट? सो what I mean to say that आप किस पे डिपेंड कर रहे हैं? yourself पे, I mean your child depends upon you, you depend upon पिताजी, पिताजी depend upon दादाजी। तो इसमें you are getting it now, यानी कि आप y पे डिपेंड करते हैं, y p पे डिपेंड करता है, p d पे डिपेंड करता है। तो सबसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? मोस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुआ यहाँ पे? मोस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ कौन हो गया? मोस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया D। और मोस्ट इंडिपेंडेंट कौन हो गया जी? मोस्ट डिपेंडेंट इस चेन में किसको आप आनेंगे? तो आप कहोगे लास्ट में R। सो
क्या कुछ इस, सो आई वाज सेइंग दैट कि मोस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल डी है, मोस्ट डिपेंडेंट कौन है यहाँ पे, आर। तो इस बात को अगर मैं आपसे कहूँ कि मैथमेटिकल टर्म में लिखना है तो क्या तरीका यूज करें हम मैथमेटिकल टर्म में लिखना है? तो यू नो आर डिपेंडेंट अपॉन वाई, वाई डिपेंडेंट अपॉन पी, पी डिपेंडेंट अपॉन दिस। तो इस बात को ऐसे लिखा जाए, आर आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ राइट, फंक्शन ऑफ। अच्छा, अब अगर ये जैसे हमने यहाँ पे एफ ऑफ पी लिखा है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको एफ ऑफ पी ना लिख करके, मतलब आपको मालूम है कि ये डिपेंड करता है, तो अब इसके लिए थोड़ा स्टाइल बदल देते हैं। अब हम इसको लिखते हैं जी ऑफ पी, मतलब ये भी एक फंक्शन है, और इसको भी हम हटा करके एच ऑफ डी लिख देते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से दैट, पहले तो ठीक लिखा था भाई, वो डिपेंडेंट है समझाने के लिए। अब इस डेफिनेटली आप जिस, सो आर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो इसको काटा क्यों मैं, पहले लिखा एफ ऑफ पी, इसको एफ ऑफ डी, मतलब ये समझाने के लिए कि ये डिपेंडेंट है। अब हमने इस फंक्शन का नाम थोड़ा अलग रख दिया, वाई इज जी ऑफ पी, पी इज एच ऑफ डी। सो नाउ एफ किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई, वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे। सो एफ, नाउ दिस इज जी, एंड फिर यहाँ पे एच, और फिर यहाँ लिखा डी, और ये बंद किया, फिर ये यूज किया, और लाइक दिस। जरा देखो ये क्या लिखा हुआ, आर फंक्शन है किस पे, इस पूरे पे। ये पूरा क्या है जी, वाई, वाई क्या है, जी ऑफ पी है, पी क्या है, एच ऑफ डी है। सो एफ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली अब मैं इसको अलग कलर यूज करके आपको यहाँ पे इस रिलेशन को समझा रहा हूँ। तो इसमें ये जो ग्रीन कलर यूज हुआ, ये पूरा का पूरा, ये क्या हुआ, y, और h ऑफ d क्या है, h ऑफ d क्या है भाई, h ऑफ d इज h ऑफ d इज h ऑफ d इज लाइक, ये जो h ऑफ d यूज हुआ है, दिस, व्हाट इज दिस, h ऑफ d इज p। तो आप क्या लिखते हैं, r इज फंक्शन ऑफ y, तो ये इसमें है, ये क्या है, y है, r इज फंक्शन ऑफ y, ये y है आपका, दिस इज y, ये पूरा का पूरा g ऑफ h ऑफ d। तो एक तरीके से r फंक्शन ऑफ y तो लिखा हुआ है, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट में ये क्या है, y है, और y क्या है, g ऑफ p है, h ऑफ d, ये क्या है, p, यस, एंड p क्या है, h ऑफ d, तो p की जगह पे h ऑफ d लिखा हुआ है। तो वी हैव टू स्टडी चेन रूल। मैंने एक एग्जांपल दिया, दादाजी, पिताजी, योरसेल्फ एंड योर चाइल्ड, और मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरीके से कनेक्शन समझाया है, और अगर ये फंक्शन है तो इसको ऐसे ऐसे तो लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई गलती है नहीं, और फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने एक एग्जांपल आपको पहले ये समझाया है, ये चेन का एक एग्जांपल मैंने समझाया, चेन का एग्जांपल। अब मैं आपको अगले पेज पे ले जाकर के एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, और फिर आपको समझाता हूँ, राइट। सपोज मैंने जैसा अभी पीछे एक बड़ा लोकल सा एग्जांपल दिया आपको, मतलब ठीक उसी तरीके से मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, सपोज कर लो आप स्कूल के हेडमास्टर हो, यू आर स्कूल के हेडमास्टर, राइट। फिर इसके नीचे, स्कूल के हेडमास्टर के नीचे एक मैथ्स का टीचर है, राइट, मैथ्स टीचर, राइट, और इस मैथ्स टीचर के नीचे आप हैं, एंड यहां पे आपकी छोटी बहन है, योर स्मॉल सिस्टर, ठीक है जी। नाउ इसमें से आप आपकी जो सिस्टर है मैथ्स पढ़ती है आपसे, क्या पढ़ती है, मैथ्स, आपकी सिस्टर मैथ्स पढ़ती है, किससे, आपसे। यू टीच मैथ्स टू योर सिस्टर, आप अपने सिस्टर को मैथ्स पढ़ाते हो, यू टीच मैथ्स टू योर सिस्टर, ओके, बट यू लर्न मैथ्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम योर मैथ्स टीचर,
आप अपने मैथ्स टीचर से सीखते हैं। और ये मैथ्स टीचर जो चैप्टर पढ़ा रहा है, कितना जल्दी जल्दी पढ़ाए, कितना धीरे धीरे पढ़ाए, इसका डिसीजन कौन लेगा? हेडमास्टर। दिस इज हाउ दिस, लाइक he is learning, he is taking his instruction. So this fellow is taking instruction from here. तो इसमें तुम्हारी सिस्टर तुमसे सीख रही है, तुम अपने टीचर से सीख रहे हो। दिस फेलो इज, बल्कि ये मैथ्स टीचर है, इसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, मैथ्स का एचओडी, इसको हम लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट कह देते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब मैथ्स के डिपार्टमेंट का ये हेड है, ये सबसे एक्सपीरियंस टीचर। तो इसको प्रॉब्लम होती तो यहाँ चला जाता है। सो फाइनली इसमें से मोस्ट इंडिपेंडेंट कौन हुआ? दिस फेलो। तो इनका नाम एच रख दिया, ये तुम्हारे एम हो गए, ये तुम वाई हो गए, और ये कौन हो गए? तुम्हारे सिस्टर। तो अब इस केस में क्या एस इज फंक्शन ऑफ, कैन वी राइट लाइक दिस, एस इज फंक्शन ऑफ वाई। एस सिस्टर का जो नॉलेज है फाइनली ये इस पे डिपेंड करता है, और इसका नॉलेज किस पे डिपेंड करता है? इस मैथ्स टीचर के नॉलेज पे, राइट। और जो ये मैथ्स टीचर है इसका नॉलेज किस पे डिपेंड करता है? बाय फंक्शन ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट पे, लाइक हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कितना आता है। अब फिर मैंने यहाँ एफ लिखा हुआ है, मतलब यहाँ एफ लिखने का मतलब मैं ये क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कि ये तुम्हारा जो नॉलेज है वो तुम्हारे मैथमेटिक्स टीचर के नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो तुम इसको एफ कह दिए है, तो चलो इसको कि एफ लिखने का क्या है, इसको दूसरा नाम दे देते हैं। सो यू राइट हियर जी ऑफ एम, और अब इसको क्या लिख दिए, ये देखो ये भी एफ था आपका, और इसको आपने लिखा टी ऑफ एच, ऐसे। तो अब एक तरीके से एस और एच, इसमें से मोस्ट इंडिपेंडेंट कौन हुआ? तो मोस्ट इंडिपेंडेंट, मैंने पूछा मोस्ट इंडिपेंडेंट कौन हुआ, तो आप भी जान वाले में मोस्ट इंडिपेंडेंट कौन हो गया जी? दैट इज एच। और मोस्ट डिपेंडेंट कौन हुआ जी? मोस्ट डिपेंडेंट कौन हुआ जी? दैट इज एस। तो अगर आप इस बात को मैथमेटिकली लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे आप? हाउ यू शुड राइट इट? तो आप यूज कर लेते हैं हम लोग दिस कलर, एंड लेट्स सी, मैं इसको कुछ ऐसे दिखाऊं कि हमें ऐसे लिखना चाहिए कि जो ये एस है, दिस एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, फिर ये बड़ा ब्रैकेट यूज किया हमने, फंक्शन ऑफ, पहले लिखा y, चलो जी यहाँ y लिख दिया। स्टेप देखना, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, y तो खुद f ऑफ g ऑफ m है, तो अब हम इसको काट रहे हैं। इसको क्यों काट रहे हैं? क्योंकि हम नोटेशन इसके जगह पे ये यूज करेंगे। तो आप समझ गए मेरी बात पे, ये यूज करेंगे। तो अगले स्टेप में आप यहाँ क्या लिखेंगे भाई? यू आर गोइंग टू राइट दिस, यू आर राइटिंग f, और ये ब्रैकेट, और y की जगह पे आपने क्या लिखा? g ऑफ m, ऐसे ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे f आ गया, g आ गया और m आ गया, लेकिन m क्या है? t ऑफ h है। सो अब इसको और आगे कैसे लिखेंगे आप? तो आप इसको लिखेंगे s इज इक्वल टू f, फिर ये बड़ा ब्रैकेट, अब आप एक इसमें बड़ा ब्रैकेट के अंदर आपने g लिख दिया, और g, और जो ये m है, m क्या है? t ऑफ h है। तो आप एक यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक छोटा बीच का ब्रैकेट, मिड ब्रैकेट यूज करिए, और t लिखिए, और फिर h लिख दीजिए, और फिर ये मिड ब्रैकेट ऐसे यूज करिए, फिर ये बड़ा ब्रैकेट बंद करिए। तो ये जो सीखा आपने और ये जो सीखा, ये दोनों आपको मेरे ख्याल से बड़ी ईमानदारी से एक तरीके से चेन का डिपेंडेंस दिखा दिया कि मीन्स R इज फाइनली चेन वाइज डिपेंडेंट अपॉन दिस, राइट, एंड दिस इज मोस्ट इंडिपेंडेंट। ठीक उसी तरीके से इस एग्जांपल में व्हाट, दिस S is dependent upon this H। तो ये एक चेन डिपेंडेंस की बात आपको समझाने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे। मेरे ख्याल से आप इतनी बात समझ रहे होंगे, और आपको कोई डाउट हो तो आप अभी तक का जो आपने वीडियो देखा, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसको एक बार और देखिए, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपको समझाया जा सके। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अभी तक ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। आगे और इंजॉय करेंगे। इस बीच में आप एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आप
हमारे हौसला को थोड़ा और बढ़ा सकें. So let's go ahead. So बच्चों, अगर आपने पीछे का ये स्टेप और ये स्टेप सब कुछ देख लिया तो आपके मन में एक डाउट आ सकता है, और ये डाउट भी मैंने किसी स्टूडेंट से सुना है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. एक बच्चा ये भी कह सकता है कि s इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, और यू नो वाई एम पे डिपेंड करता है, तो सीधा सीधा वो ऐसे लिखने की अगर अनुमति मांगे, अगर टीचर से पूछे कि कैन वी राइट दिस s इज इक्वल टू एफ ऑफ एम, एफ ऑफ एम ऐसे लिख दे, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? हाउ कैन यू राइट लाइक दिस? यू कैन नॉट राइट लाइक दिस. ये अलाउड नहीं है. क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारी सिस्टर तुम पे डिपेंड कर रही है, जो रूल होगा, जिस मेथड के तहत वो तुम पे डिपेंड कर रही होगी, तुम अपने मैथ्स टीचर के ऊपर उस रूल के तहत नहीं डिपेंडेंट होगे. तुम्हारा तरीका अलग होगा. योर रूल ऑफ डिपेंडेंस इज डिफरेंट, एंड योर मैथ्स टीचर का अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट पे जो डिपेंडेंस होगा, दैट इज अ वेरी डिफरेंट डिपेंडेंस. सो यू आर नॉट सपोज टू, दिस इज लाइक, आपको याद होगा कि जब मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाना आपको स्टार्ट किया, तो डिफरेंशिएशन पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने फंक्शन के बारे में बताया कि फंक्शन इज अ रूल और अ मेथड बाय व्हिच अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन अनदर फिजिकल क्वांटिटी. तो पीछे के नॉलेज को अगर आप भूल करके आप अचानक यहाँ पे जंप करके अगर कोई सवाल खड़ा करेंगे तो पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाएगा. दैट्स व्हाई यू हैड बीन एडवाइज्ड टू गो थ्रू ऑल 3 लेक्चर्स एंड देन कम टू हियर, राइट? सो एनीवे, दिस इज नॉट पॉसिबल. यानी कि अगर ये इस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है, तो आप इस चेन को तोड़ करके डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते. तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए. अगर आप ये बात अगर आपने ठीक से नहीं समझा तो आप भूल जाइए कि आपको चेन रूल समझ में आएगा. इसीलिए मैंने बोला ये एक अलग रूल है. चलो मैं तुम्हारे को थोड़ा और बेहतर समझाते हुए मैं ये लिख देता हूं कि ये कोई रूल है, अलग रूल है. दिस इज रूल 1, दिस इज रूल 2, दिस इज रूल 3. अलग अलग नियम से डिपेंड कर रहा है. तो कैसे आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो? नहीं लिख सकते. तो अब मैंने ये बात समझा दी. तो अभी ये बातों बातों में समझाया है, मतलब सिंपल लाइफ के और सोशल एग्जांपल्स लेके मैंने ये बात समझाई है. अब मैं एक मैथमेटिकल एग्जांपल लेता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है. सो हियर आई टेक दिस मैथमेटिकल एग्जांपल. सपोज कर लो मैं आपको ये बोलता हूँ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, फिर यहाँ एक ब्रैकेट डालता हूँ ऐसे, मिड ब्रैकेट, और फिर यहाँ साइन लिखता हूँ, और फिर इसमें एक छोटा x स्क्वायर लिख देता हूँ. अब यहाँ e लिख देता हूँ. हाउ वी विल रीड दिस? y इज लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर. मैं लिखता हूँ थोड़ा, y इज log of sine of x square. क्या पढ़ेंगे? y is log of sine of x square. This is how you are going to study. Y is log of sine of x square. Now what are you actually saying? कि y लॉगरिथमिक फंक्शन के तहत डिपेंड करता है. y एक लॉगरिथमिक फंक्शन के तहत डिपेंड करता है. किस पे? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर पे. लेकिन साइन किस पे डिपेंड करता है? एक्स स्क्वायर पे. और एक्स स्क्वायर क्या होगा भाई? एक्स स्क्वायर किस पे डिपेंड करता है? एक्स पे डिपेंड करता है. तो अगर मैं आपको बोलूं इसमें पहचान करो कि इसमें मोस्ट इंडिपेंडेंट कौन है और मोस्ट डिपेंडेंट कौन है, इफ दिस इज द क्वेश्चन, देन सी हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि यहाँ पे मोस्ट डिपेंडेंट कौन हुआ जी? मोस्ट डिपेंडेंट कौन हुआ? y. और मोस्ट इंडिपेंडेंट कौन हुआ जी? मोस्ट इंडिपेंडेंट कौन हुआ जी? x. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. तो अब मैं पूछ रहा हूं x स्क्वायर को. अब मैं x स्क्वायर का नाम देता हूं लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू z नाम दे दिया. तो कैन वी से दैट z is function of x and that is equal to x square? Can we say yes? अच्छा, अब let x square is equal to z लिखा, तो z is function of x, that is x square लिख दिया. चलो ये बात होगी. ओके, अब कहो let sin of x square is equal to t. क्या लिखा? t.
तो कैन यू से दैट t इज इक्वल टू साइन ऑफ z? हाँ या ना? बहुत लॉजिकली समझना है। एक्स स्क्वायर को आपने जेड माना, तो जेड क्या कहलाएगा? एक फंक्शन कहलाएगा, किसका? एक्स का। और वो फंक्शन किस तहत डिपेंडेंट करता है? जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर आपने बोला लेट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो क्या हम इसको ऐसे लिखे? ये तो लिख दिया, यानी कि दिस इंप्लाइज हम ऐसे लिख दें कि t इज अ फंक्शन ऑफ function of x square. T is a function of x square. T is a function of x square. और वो कैसा फंक्शन है भाई? T is equal to sin of और T is a function of z. और फिर क्या हुआ जी? T is equal to sin z. जरा समझना है इस लॉजिक को। यहाँ आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो मतलब यहीं पे दिमाग लगाना है, ध्यान देना है और फिर समझना है। मैंने एक यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, मोस्ट डिपेंडेंट इज वाई, मोस्ट इंडिपेंडेंट एक्स। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने बोला एक्स स्क्वायर को जेड मान लेते हैं, तो यार एक्स इंडिपेंडेंट है ना, एक्स स्क्वायर तो कुछ और आएगा, वो एक नई बात होगी। तो एक्स स्क्वायर को हमने जेड मान लिया, यानी कि जेड एक बीच का फिजिकल क्वांटिटी है जो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। सो जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि जेड एक्स पे डिपेंड करता है। और किस रूल के तहत डिपेंड करता है? ये रूल है। तो ये जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब मैंने बोला साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को आप टी मान लो। ठीक है, मान लिए। तो यहाँ पे साइन है और फिर एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर को जेड लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ बोला t इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। और भाई t एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना, t साइन पे भी डिपेंड कर रहा है, दैट्स करेक्ट। बट t एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ कर रहा है। तो हमने बोला t इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड व्हाट इज दैट? दैट फंक्शन इज z। और व्हाट इज दैट फंक्शन? t इज इक्वल टू साइन z। मतलब t इज साइन z इज एक्स स्क्वायर। ये बात अगर आप समझ पा रहे हैं, अब आपसे आगे कहा जा रहा है, इतनी बात आप समझ गए। अब मैं यहाँ पे एक ये स्पेस यूज करना चाहूंगा ताकि आप जरा गौर से देखें, ये नहीं इसी पेज पे ये बात खत्म हो सके। सो नाउ आई एम सेइंग दैट कि आपने t को तो आपने बता दिया कि भाई दैट इज, आपने उसको साइन जेड बना दिया। नाउ ये पूरा का पूरा t हो गया, दिस इज t। तो आप देखो यहाँ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ t बेस e लिखा गया ना आप, तो इसका मतलब ये लॉगरिथमिक फंक्शन है भाई। तो ये एक नया फंक्शन है। तो आपने एक तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दिया, t ऑफ, अच्छा यहाँ पे हम f ना लिखें g लिख दें, यानी कि एक नया फंक्शन है तो भी चलेगा। तो हम चलो अब यहाँ पे f के बजाय हमने इसको g लिख दिया, इसको g लिख दिया, यानी दिस इज g। so this is g of z, g of x square, and this is what it is। तो अब ये जो log of t है, तो ये भी एक फंक्शन है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, y is h of t। what is this h representing? a new function, and that depends logarithmic function। so अब देखो फाइनली y is what? एक फंक्शन है, उस फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करें? h से। तो h of t है, यानी कि h क्या है? h लॉगरिथमिक फंक्शन है, h एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। सो y is h of t। ओके फाइन, ये बात भी आप समझ गए। तो अब h ये रिप्रेजेंट करता है, g भी एक फंक्शन है, g किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। a भी एक फंक्शन है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अलजेब्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। f फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक्स स्क्वायर है, g रिप्रेजेंट कर रहा है एक फंक्शन को जो कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन है, और h रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? लॉगरिथमिक फंक्शन को। तो ये बात आप इस एग्जांपल में समझ पाए। तो क्या अगर हम इसको ऐसे लिखें, if we write y is equal to h of and then h of यूज किया, sin t sin x square is what? t, h of t है, करेक्ट। sin of h of t लिख दिया, h of t लिखा, और अगले पार्ट में लिखा t क्या है जी? अब t के लिए यूज किया, गौर से देखेंगे, t is sin z, तो हमने लिखा t is a function of, t is basically g of x square, तो आपने लिखा g of x square, और x क्या है जी हमारा? z, so g of z। जरा गौर से देखिए, h फंक्शन है किस पे? g फंक्शन पे, g of z पे।
g क्या है, फंक्शन है क्या, sin z है. So h is a function on g of z, g is a function of z, and z is a function of x. So that's how it is going to be there. यानी कि now this is h g, right, and this g, and then इसको हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x. दिस इज f ऑफ x. तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट यूज कर लो, फिर ये बीच का ब्रैकेट यूज कर लो, and you write like this. So now see what is this. So h is h of t लिख सकते हैं इसको, ये h of t लिखा, इस पूरे को t लिख दिया. t को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ z, और साइन ऑफ z क्या है, g ऑफ x स्क्वायर, यानी कि g ऑफ z है, ये ऐसे लिख दिया. और z क्या है जी, फंक्शन ऑफ x है, तो लिखा ना h इज अ फंक्शन ऑफ g ऑफ, जो बोल रहा हूं उसको गौर से सुनना है, h इज अ फंक्शन ऑफ g ऑफ फंक्शन ऑफ x, h इज अ फंक्शन ऑफ g ऑफ फंक्शन ऑफ x. दिस इज हाउ वी विल रीड इट. तो एक तरीके से ये चेन वाइज डिपेंडेंट है. तो मैंने अभी यहाँ पे जो कुछ बातों में बता रहा था उसको एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है, राइट. अब यहाँ पे ये बात हमारे पास खुल के सामने आ गई कि ये हम ऐसे लिख सकते हैं. अब मैं आपको चेन रूल का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, मतलब इसको समझाता हूँ कि ये है क्या चीज. लेट्स सी नाउ. तो अभी हमने इस एग्जाम्पल में क्या देखा, हमने इस एग्जाम्पल में ये देखा कि y इज अ फंक्शन ऑफ h, फिर g, फिर g, and then f of x. दिस इज हाउ ये लिखा हुआ है. अब अगर कोई हमसे पूछ दे कि फाइनली ये y x पे डिपेंड कर रहा है ना, सो फाइनली y डिपेंड्स अपॉन x. हाँ, तो कोई बोलेगा अच्छा बताओ देन dy अपॉन dx क्या होगा, बताओ जी क्या होगा dy बाई dx. y x पे डिपेंड कर रहा है तो dy बाई dx क्या होगा. अब ये क्वेश्चन क्योंकि डायरेक्टली y x पे डिपेंडेंट नहीं है, मेथड के थ्रू डिपेंडेंट है अलग अलग तरीके से. सो चेन रूल सजेस्ट करते हैं, देन द चेन रूल सजेस्ट. अब जो हम पढ़ रहे हैं वो चेन रूल है. चेन रूल कहता है कि अगर ऐसी स्थिति हो हमारे पास कि y x पे डिपेंड कर रहा है बट देयर इज अलग अलग फंक्शन इन बिटवीन, तो हम इसको कैसे करेंगे. तो पहले इसको कहेंगे, अगर हमसे पूछा गया dy ऑफ dy बाई dx पूछा गया है, सो विल से दैट डी ऑफ, बहुत समझना ध्यान से, ये पूरा है हमारा, y की जगह पे हम ये पूरा लिखेंगे, y की जगह पे हम ये पूरा लिखेंगे. तो देखो जी लिखते हैं पूरा g, फिर ये मिड ब्रैकेट, फिर ये f, फिर ये x, एंड राइट y इज, ये देखो जी गलती हो गई यहाँ पे, h लिखना चाहिए हमें. सो लेट मी, so we are saying this is dy क्या है, h ऑफ दिस है, तो हमने h लिखा, और अब है ये ब्रैकेट दिस, पहले y की जगह पे लिख दिया. अब नीचे यहाँ x नहीं लिखेंगे क्योंकि y क्या है, बहुत ध्यान से समझना, y क्या है, ये है पूरा, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है. बच्चों बहुत ध्यान से सुनना है. y इज दिस, एनी डाउट, नो. तो हमने d बाई dx ऑफ y बोला, तो d बाई dx ऑफ ये पूरा y लिख दिया. ठीक है, y h ऑफ दिस है, ये अपने आप में एक मेथड है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे ये वाला टर्म पूरा लिखेंगे. तो यहाँ लिखा g, फिर ये मिड ब्रैकेट, फिर ये f ऑफ x, फिर ये यहाँ मिड ब्रैकेट छूटा हुआ, फिर ये मिड ब्रैकेट, और ऐसे लिख दिया. मतलब d h ऑफ दिस, यानी h इस पे डिपेंड करता है, h किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है. तो हमने नीचे d और ये पूरा लिख दिया. अब फिर मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ लिखा d,
ये जो लिखा हुआ इसको ऊपर लिखो, तो जी लिखा, फिर मिड ब्रैकेट यूज किया, फिर एफ लिखा, फिर एक्स लिखा, फिर मिड ब्रैकेट क्लोज किया। और अब ये जी किस पे डिपेंड करता है? इस पे डिपेंड करता है, हाँ, तो आप यहाँ लिखे डी और यहाँ लिखे एफ ऑफ एक्स, और फिर यहां जो लिखा है आपने यहाँ लिख लीजिए डी एफ ऑफ एक्स, और नीचे क्या लिखिए, ये जो एफ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ एक्स लिख लीजिए। जरा गौर से देखिए ये क्या बात समझाई गई। ये चेन रूल का फॉर्मेट है, बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको यहाँ पे मतलब पीछे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, सो नाउ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू दैट कि आपने ये देख के घबराना नहीं है। आप यहाँ पे आए तो देखिए साफ साफ दिख रहा है, मैंने एक मैथमेटिकल फंक्शन लिखा हुआ है। इसके पहले मैंने यहाँ तक आपको ये बात समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के ये बात समझाई है मैंने आपको, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आप उसको बार बार रिवाइज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन है, पीछे जाके देख सकते हैं, वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने बात समझाई है कि देखो जी ऐसा कुछ है, तो हमने एक तरीका बनाया कि अगर एक्स स्क्वायर को जेड मान लिया तो जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सब समझा चुका हूँ। नाउ द पॉइंट इज कि अगर ये नोटेशन है हमारे पास, y इज h ऑफ t, h t को लिख सकते हैं ऐसे, h z को ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने समझा दिया कि ये तरीका है लिखने का। तो हमने यहाँ पे इस पेज पे क्या किया है, अगर ऐसा ही कोई फंक्शन हो, जैसे कि ये आपने देखा कि यहाँ पे y जो है, y कैसे डिपेंड कर रहा है, y एक y h फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और h फंक्शन g पे डिपेंड कर रहा है, g फंक्शन f पे डिपेंड कर रहा है। तो जिस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है जिसको मैथमेटिकली आप ऐसे लिखेंगे, तो अगर ऐसा कोई बहुत तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि अगर ऐसा कोई फंक्शन होगा और यू नो फाइनली y डिपेंड्स अपॉन इट, तुमसे बोला है कि y का डिफरेंशिएशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू x, तो चेन रूल हमें कहता है कि ओके, फिर हम क्या करेंगे, y क्या है, h ऑफ दिस है, तो h ऑफ दिस लिख दिया। तो ये जो दिस है, ये दिस क्या हो गया, d ऑफ, क्योंकि ये h इस पे डिपेंड करता था, ये h इस पे डिपेंड करता था, तो क्योंकि h के लिए ये है वो फैक्टर जिस पे वो डिपेंड करता है, तो हमने इसलिए उसको इसी फैक्टर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ओके, बट ये तो ओरिजिनल नहीं, आपको तो x के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो अब आप इसको यहां से उठा के यहां ले आए। तो अब आप बोल रहे हो कि g इस पे डिपेंड करता है, तो ठीक है, g इस पे डिपेंड करता है, तो आप एक काम करिए, इसको इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। लेकिन अब आपका यहां से तो काम नहीं चलेगा, आपको तो x के रिस्पेक्ट में चाहिए था, ये भी x पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये जो कह रहा हूँ कि ये काम नहीं चलेगा, मतलब जरा गौर से देखने, मैं थोड़ा इस बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। हमसे बोला गया ये इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, y का x के रिस्पेक्ट में चाहिए, ठीक है। तो y क्या है, h एक फंक्शन है जो h ऑफ दिस है, तो h ऑफ दिस यानी कि ये चीज h इस पे डिपेंड करता है, दैट्स करेक्ट, तो हमने इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन जो ये है वो फाइनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ये भी डिपेंड करता है किसी के ऊपर, ये भी डिपेंड करता है, और x पे डिपेंड करने के पहले वो f ऑफ x पे डिपेंड करता है, तो क्यों ना हम इसको भी पहले f ऑफ x के रिस्पेक्ट में देख लें। तो हमने इस पूरे को उठाया g, और ये f ऑफ x पे डिपेंड करता था, तो उसको f ऑफ x के रिस्पेक्ट में डिराइव कर लिया। अब ये f ऑफ x जो है वो भी x पे डिपेंड करता है, तो क्यों ना हम d ऑफ f ऑफ x लिख दिए और नीचे फिर यहाँ dx कर दिए। अब बताओ, इसको आगे बढ़ाने की कोई जरूरत है नहीं, अब तो ये x, क्योंकि ये इसी पे डिपेंड करता है और x अपने आप में मोस्ट इंडिपेंडेंट है, अभी ये किसी पे डिपेंड तो करता नहीं, इसलिए ये चेन यहीं पे आके स्टॉप हो गया, ये फर्दर नहीं जाएगा। अगर ये x भी किसी और पे डिपेंड कर रहा होता तो हम बात आगे करते, तो अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर ये x किसी और पे डिपेंड करता तो हम इसको आगे लेके जाते, लेकिन x तो क्या हुआ, y डिपेंड्स अपॉन x, और x इज इंडिपेंडेंट। x कैसा है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए ये चेन यहीं पे जाके स्टॉप हो। तो जो ये सीखा गया है, ये इसके पीछे लॉजिक क्या है कि भाई y एक फंक्शन है h ऑफ दिस, और ये साहब यानी कि y इन पे डिपेंड करता है, तो तुमको तो x के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो पहले ओके इसको इसके रिस्पेक्ट में कर लो। ये भाई f ऑफ x पे डिपेंड करता है,
तो चलो भैया इसका एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स पे डिपेंड करता है तो इसके रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो ये रिजल्ट आ जाएगा इस तरीके से। अब जरा गौर से देखा जाए, ये मैं काट के दिखा रहा हूं आपको, जो कि जरूरी नहीं है काटना, बट आप थोड़ा समझेंगे, जरा देखिए। अब ये एक तरीका है, जरा आप गौर से देखें तो आपने किया क्या है, ये चीज अगर इससे कट सकती है और ये चीज इससे कट सकती है पूरी तरीके से, तो आया क्या फाइनली, डी ऑफ दिस अपॉन डी एक्स, और ये क्या है, y है, दिस इज योर y, तो आपने डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो निकाला है, लेकिन आपने इस बीच में ऐसा करके किया क्या, बोला कि ओके ये इस पे डिपेंड करता है तो इसका इसके रिस्पेक्ट में, ये एफ ऑफ एक्स पे डिपेंड करता है तो इसका एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर ये इस पे डिपेंड करता है तो ऐसे कर लेंगे। तो ये फाइनली आया क्या है, आप अगर गौर से देखिए तो ये है क्या चीज, ये है क्या, डी ऑफ एच ऑफ दिस इज जी ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स like this is what it is. So एक से बेटा, so this is what it has been here. तो हम ये चेन स्टॉप कब करेंगे, जो नीचे हमारे पास जो आ गया वो फाइनल है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो ये चेन है स्टॉप। अब इस बात को हम लोग एग्जाम्पल से धीरे धीरे और सीखने की कोशिश करेंगे। ये रूल है हमारे पास, ये चेन रूल है। सो यहाँ पे यानी h is a function which depends upon g of f of x, g is a function which depends upon f of x, f is a function which depends upon x। तो भाई ये तरीका होगा, ये रूल होगा। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से पहले क्लियर करूं, और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ एक यूज करूंगा और यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, जिस फॉर्मूले को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। वैसे मुझे जरूरत नहीं थी, बट आई एम राइटिंग दिस ऑल, ताकि अगर आप याद ना किया हो तब भी आपको समझ सके यहाँ पे। सो फॉर्मूलाज ऑलरेडी डन। कौन, नंबर 1 d by dx of x to the power n x n minus 1, इसको यूज करेंगे। तो इसी तरीके से अगर कोई बोले d by dx of x स्क्वायर, तो पता है हमें वो 2x हो जाएगा, n है यहाँ n आ गया, यहाँ x से आगे n minus 1 लाइक दिस। मतलब ये मैंने लिख दिया, एक और यहाँ पे लिख देते हैं, d by dx of 1 by x पढ़ा है हम लोगों ने, इसी फॉर्मूले से निकलता है, इसी फॉर्मूले से माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। चलो ये मैंने लिख दिया। फिर हमने ये भी पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ई, ये क्या होता है 1 बाई एक्स होता है। फिर हमने डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स ही होता है। अब ये बेसिक रिजल्ट हमने पढ़ लिया है। अब हमने ये इसकी बात करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, देख रहे हैं साइन के साथ x है, यानी कि ये साइन x पे डिपेंड करता है, तो इसलिए x के रिस्पेक्ट में ये क्या है cos ऑफ x। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे, और फिर आपको दूसरे फॉर्मूला दिखा रहा हूं। ये 6 हो गया, 7वां, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ cos of x, that is minus sin of x. Now this is d by dx of tan of x, that is sec square x. Now this is d by dx of cot of x minus cosec square x, cosec square x. Now d by dx of sec of x, sec x tan x, and now this is d by dx of cosec x, so minus cosec x cot x। ये हमने बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूलाज लिखा है, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर्मूलाज ऑलरेडी डन इज दिस। सो लेट्स सी, अगर एक छोटा सा सवाल आपसे रखा जाए, यहाँ पे लिख देता हूँ इसी जगह को यूज करते हुए,
ये चलो अगले पेज पे ले जाके करते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। तो लेट्स सी, मैं यहाँ एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, y इज इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर, ऐसे लिखिए y इज इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर। अब तुम बताओ यहाँ कोई फॉर्मूला जानते हो ऐसा? डू यू नो एनी फॉर्मूला? सिर्फ एक बात की सिमिलैरिटी है, e है, इसके पावर कुछ है, ऐसा फॉर्मूला आप ये जानते हैं, e ओपन x, यही जानते हैं आप। इस पूरे का डायरेक्ट फॉर्मूला तो आपको नहीं मालूम, तो आप फंस गए ना। और कहा जा रहा है, ये कंफर्म है कि y फाइनली डिपेंड्स अपॉन x, क्योंकि x कुछ भी रखोगे तो फिर उसके हिसाब से e आएगा, फिर उसके हिसाब से y डिपेंड करेगा। तो ये बड़ा क्लियर हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे मतलब एक चेन का सिचुएशन बनेगा, और हम इसका फॉर्मूला तो निकाल सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का लिख सकते हैं, इसका जानते हैं, इसका जानते हैं, बट ई का पावर एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सो लेट्स सी, लेट ये तरीका बनाते हैं। एक्स स्क्वायर को हमने लिखा जेड, क्या लिखा? जेड, राइट। और ई टू द पावर जेड को लिखा हमने वाई, भाई एक्स स्क्वायर को जेड लिख दिया तो ये पूरा जेड हो गया, तो ई का पावर जेड को क्या लिखा? वाई। तो एक तरीके से आपके पास कहानी क्या है भाई, यानी y इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड एंड जेड इज लाइक दिस। तो अब आपसे किसी ने पूछा है y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो somebody is asking dy upon dx, what is dy upon dx, तो आप इसको क्या कहेंगे? so now by chain rule dy by dx is equal to, हम ऐसे लिख सकते हैं dy upon dz, y किस पे डिपेंड कर रहा है? z पे। y किस पे डिपेंड कर रहा है? z पे डिपेंड कर रहा है, तो dy upon dz। एंड फिर z किस पे डिपेंड कर रहा है? x स्क्वायर पे, तो dz अपॉन dx। क्या बुराई है अगर ऐसा लिख सकते हैं, dy अपॉन dx को dy अपॉन dz, dz इनटू dx, dz dz आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो dy अपॉन dx ही तो आएगा। लेकिन आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया, सर एक्स स्क्वायर को z और e टू द पावर z को y लिखा रहे, या ये तो y है ही, ये एक चीज है। अगर हम इसको कुछ मान लेते हैं, लेट्स सपोज z मान लिया, तो ये e का पावर z का फॉर्मेट आ गया, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर z आ जाएगा। तो अगर हमसे dy अपॉन dx पूछा जाए और हमें मालूम है y x पे डिपेंड करने के पहले z पे डिपेंड करता है, यानी कि एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, dy अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx। तो अब मैं इसको अगले स्टेप में क्या किया, dy अपॉन dx निकाला, और फिर d और y की जगह पे क्या लिखा, e का पावर z, और यहाँ क्या लग दिया dz, और फिर यहाँ क्या लिखा dz, और यहाँ पे z ना लिख करके अब क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ चेंज कर दिया और यहाँ dx कर दिया। ऐसा क्यों किया? अरे बाबा यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ z का वो फॉर्मेट लिखेंगे जो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, और यहाँ y को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो y को वो लिखेंगे जो z के फॉर्मेट में है, ऐसे लिख दिया। आई रिपीट, यहाँ पे z को एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में क्यों लिखा? क्योंकि z हमें इस z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये इसको x के फॉर्मेट में होना चाहिए तभी रूल लग पाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कर दिया हमने, उसका वो फॉर्मेट लिख दिया, और यहाँ पे z है और ये y को हम ये नहीं लिख सकते, तो हम y को e टू द पावर z के फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसको z के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब जरा आप देखो इसका फॉर्मूला, आई यूज दिस particular this one and this one। अब आप जरा देखो इन दोनों के लिए एक फॉर्मूला आपके पास है या नहीं? यहाँ x है तो यहाँ x है तो यहाँ x है, अगर यहाँ z होता है, यहाँ z होता है, तो यहाँ क्या होता है? z होता है। ओके, d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, दोनों का फॉर्मूला आपको मालूम है। तो अब अगले स्टेप में आप क्या कर दीजिए, सो सिंपल, व्हाट डू यू डू? सो सिंपल, यू आर राइटिंग नाउ, ठीक है, यू आर राइटिंग नाउ दैट, यू आर राइटिंग नाउ दिस इज भैया e का पावर z, ये तो e का पावर z हो गया और ये हो गया 2x। तुम कहोगे सर ये आ गया आंसर, बट आप यहाँ छोड़ नहीं सकते,
क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे जेड नहीं था, ये तो आपने बीच में माना है, तो अब इस जेड के जगह पे आप लिख दो भैया एक्स स्क्वायर, तो ये रिजल्ट क्या हो गया, e का पावर एक्स स्क्वायर और इंटू 2x, यानी कि ये सही जगह पे 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ये 2, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 2 आप मतलब ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ लगा दे। तो ये रिजल्ट क्या आया जी, 2x e का पावर x स्क्वायर। नाउ dy by dx is finally is 2x e to the power x square। ये हमारे लिए रिजल्ट का काम करेगा। दिस इज आवर रिजल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये चेन रूल का ही कमाल है जो हम लोग इसको कर पाए, राइट। तो मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा पीछे जा करके, यहां तक पीछे जाइए, थोड़ा और पीछे चले जाइए, और एक बार फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया तो पीछे का सब कुछ देखते हुए और फिर आइए, और फिर इसको तब हम इसके आगे बढ़ना आपके लिए तब फायदेमंद होगा। सो गाइज, हम लोगों ने यहाँ तक ये बात समझ ली कि एक कैसे डिपेंडेंट सबने दिखाया। अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि उस पर क्या हम लोग कैसे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हाउ वी शुड थिंक ऑफ डूइंग दैट क्वेश्चन। So let's see one question over here. Y is equal to sine of x स्क्वायर, थोड़ा और तंग कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। y is sine of x स्क्वायर प्लस 2x। अब ऑब्वियसली यहां पे कंफर्म है कि y x पे डिपेंड करता है। x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है, और y हमारा किसके थ्रू, एक साइन फंक्शन के थ्रू। तो आप बताओ, क्या हमें से किसी ने भी इसका कोई फॉर्मूला पढ़ा है? इफ आई टेक यू टू द फॉर्मूला लिस्ट, ऐसा कहीं पे कोई फॉर्मूला दिख रहा है बेटा? डू वी फाइंड एनी फॉर्मूला? साइन के फॉर्म में सिर्फ ये है कि अगर यहाँ x है, यहाँ x है, तो ये cos x बनेगा, और तो कोई हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। d ऑफ dx ऑफ साइन x cos x, और वहां साइन है। तो अब हम लोगों को यहाँ से कुछ गंध मिल रहा है, वी नो दैट व्हाट वी हैव टू डू। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी हियर व्हाट वी डू हियर। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे कि हमसे बोला गया x इज इंडिपेंडेंट और dy by dx पूछा गया हमसे, dy by dx क्या होगा? तो हमने बोला ओके, d by dx ऑफ y पूछ रहे हो, यानी कि d ऑफ dx ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x पूछ रहे हो आप। अब हमें मालूम है कि इसका तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हम नहीं जानते, तो इसको इस फॉर्मेट में लिखना है कि यह फॉर्मूला लगाया जा सके। तो अब ऐसे कर रहे हैं, डी साइन, यहां ब्रैकेट में जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x जो है, और यहाँ पे लिखिए डी, और यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x। लेकिन आपको तो यार यहाँ x dx चाहिए था, ये कहां से आ गया? चलो भाई, ये ठीक नहीं है अपनी जगह पे, तो इसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए यहाँ पे फिर से ऐसे लिख दिया। अब तो ये आपस में कट जाएंगे, ऐसे लिख दिया, एक तरीका ये भी सिखाने के लिए। और फिर नीचे dx लिख दे, ऐसे लिख दे। तो क्या इसका कोई फॉर्मूला पढ़ा है? थोड़ा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पता चलेगा, हाँ इसका सबका फॉर्मूला हमने पढ़ा। तो अब जरा आगे देखते हैं। अब लेट मी टेक यू टू दिस रिजल्ट। तुमने देखा डी नीचे डी एक्स हो और साइन ऑफ एक्स हो, यानी जो टर्म यहाँ पे है, अगर यहाँ पे वही टर्म हो तो ये कॉस ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पे एक स्थिति तो बन चुकी है, क्या? यहाँ साइन के साथ जितना ब्रैकेट में यहाँ पे उतना ही है, तो हम इसको तो कॉस लिख सकते हैं, कॉस ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिख सकते हैं, लिख दिया। और फिर इसको, अब डिफरेंशिएशन के रूल्स हमने पढ़े किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए, तो इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर इसको क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ऐसे लिख दिया। तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे लिख दिया। और ये क्या हो गया, डी बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, इसे आज मैंने पीछे लिखवा भी दिया है, 2x होता है। तो भाई डायरेक्टली ये क्या हो गया,
दिस इज 2x, ये तो 2x हो गया, और हमें मालूम है d by dx ऑफ x क्या होता है 1, राइट 1। तो अगर मान लिया जाए यहाँ पे एक बच्चा आदित्य है, उसको नहीं समझ में आ रहा है ये बात, d by dx ऑफ x 1 कैसे होगा, तो भाई d by dx ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1। तो अब अगर कोई पूछे d by dx ऑफ x टू द पावर 1 है, तो यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ 1 रख दिया, फिर यहाँ x लिख दिया, फिर 1 माइनस 1 कर दिया, ये क्या आ गया 1 इंटू एक्स का पावर 0, 1 इंटू 1 एंड दैट इज 1। ये मैंने आदित्य तुमको समझाने के लिए ये स्टेप उठाया। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे, राइट, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। नाउ द आइडिया इज दैट कि ठीक है, हमने तो ये फॉर्मूला यहाँ पे देख लिया कि भाई दिस इज व्हाट वी हैव गॉट इट। सो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 2x प्लस 1 एंड देन cos ऑफ व्हाट x स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारा dy अपॉन dx आ गया। तो भाई ये रिजल्ट हो गया। तो हमने ये चेन रूल का ही करिश्मा था ना कि ऐसे कर लिया। तुम कहोगे सर अभी तक तो आपने जो भी 2 क्वेश्चन कराए हैं ये 2 ही स्टेप में खत्म हो गया, 3 वाला तो दिखा ही नहीं, और आपने तो 3 का रूल पढ़ा है। ठीक बात है, रुक जाओ, उसको भी देख लेते हैं। सो लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो नाउ वी आर डूइंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन ऑफ x स्क्वायर, y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन ऑफ x स्क्वायर, ये सवाल। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको, हाउ यू विल सॉल्व इट, इसका सॉल्यूशन की बात करें, कैसे होगा सॉल्यूशन। ये रिजल्ट हो गया। तो आप जरा गौर से देखें कि एक एक्स स्क्वायर अपने आप में किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। अच्छा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर पे। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन पे डिपेंड कर रहा है। सो नाउ ऑलराइट, सो गाइस हमें ये क्वेश्चन करना है, बट अभी अचानक मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटी सी गलती की है। यहाँ पे 2x होना चाहिए और फिर ये d बाई डी एक्स ऑफ 2x का हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 कर देते हैं, राइट, तो ये रिजल्ट 2 में तब्दील हो जाएगा। दैट्स व्हाट द पॉइंट। ठीक है जी। सो नाउ लुक एट दिस हियर। सो दिस इज द क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e साइन का पावर x स्क्वायर है, ऐसा कुछ है। सो नाउ इन दैट सिचुएशन कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू गो विद दिस। अब आप जरा गौर करें, आपको फॉर्मूला लिस्ट पे लेके जाते हैं। तो फॉर्मूला लिस्ट में अगर यहाँ x है, यहाँ e का पावर x है, पहली बात ये कि इसका मतलब इस सेटअप में हमें आता है लगाना, फिर इसका लगाना आता है और फिर इसका लगाता है, यानी कि ये 3 फॉर्मूला हमारे को इन्वॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट। तो dy बाई डी एक्स पूछा गया है, dy बाई डी एक्स यहाँ पे पूछा गया, तो d और dx, अब x ना लिख के यानी कि इस पूरे को ही लिख देते हैं इकट्ठे, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा, और यहाँ पे लिखा e साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया। फिर अगले पार्ट में यार ये तो खुद ही इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इस पूरे को यहाँ से हमें, यहाँ तो x लिखा हो तो नीचे हमें x चाहिए था ना, तो उसको काटने के लिए यहाँ जुगाड़ बनाएंगे, t साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। और फिर साइन जब लिखा तो हमें पता है कि हमें तो अगर ऐसे लिख दें तो ठीक है, हमें साइन ऑफ समथिंग, और ये ऐसा होता तो इसका भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। और फिर डी ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया, और फिर यहाँ पे क्या लिख दिया, dx लिख दिया। तो ऐसा कर देने में कहानी हो गया ना पूरा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, दिस अपॉन दिस, यही तो चीज पूछा गया था। अब जरा गौर करिए आप, एक तरीके से इस पूरे को समझाने के लिए मैं ये आपके लिए काम कर रहा हूँ छोटा छोटा सा। ये देखिए, ये आपको अच्छा समझ में आए इसीलिए ये काम कर रहा हूँ, जरा भी डाउट ना हो। और फिर ये देखिए, इस पे निकाल ली जाइए,
फिर आप एक और कलर लेकर के आपको ऐसे समझाता हूं। राइट, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये पिंक पिंक ऐसे येलो येलो दिखा दिया। अब आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप ऐसे सीखें, मतलब ये समझाने के लिए कि किसी को डाउट होगा थोड़ी देर के लिए इसको आप पी मान लें। क्या मान लें? पी। तो ये भी क्या हो गया? पी। तो अब इसको पढ़ो तो क्या हुआ? डी ई का पावर पी अपॉन डी पी, यानी कि डोंट यू फाइंड इट साउंड्स लाइक दिस? ई डी पी ई का पावर पी देन ई का पावर पी। आ गया कि नहीं आ गया फॉर्मूला? ठीक उसी तरीके से अब यहां देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, लेट सपोज इसको आप टी मान लीजिए और इसको भी आप टी मान लीजिए। तो अब ये क्या साउंड देगा? डी डी टी साइन टी। तो डोंट यू थिंक दैट इट साउंड्स लाइक दिस? डी बाई डी टी ऑफ साइन टी देन कॉस टी। हाँ, और उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया है, ये ऐसे करके दिखाया है कि दिस कैन बी, अगर इसको हम लिखे, यानी कि कायदे से हम डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला लिख देना चाहिए। यानी कि जो ये स्टेप लिख रहा हूं बच्चों, ये थोड़ा तकलीफ ना हो आपको। सो ई का पावर पी, यहाँ डी पी ऐसे लिख दिया, फिर डी साइन टी और फिर डी टी लिख दिया, और फिर डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। तो अब बताओ ये क्या बनेगा? ये बनेगा ई का पावर पी, ये क्या बनेगा? कॉस टी, ये क्या बनेगा? 2x, और फिर सबकी वैल्यू रख दो, चूंकि ये सब तो आपका एजम्पशन है। तो ये क्या आ गया? ई का पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर इनटू कॉस ऑफ टी इज एक्स स्क्वायर एंड इनटू 2x। लो भाई, रिजल्ट आ गया। ये 3 वाला भी आपने करके देख लिया। अब डेफिनेटली इसमें प्लस नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। क्यों प्लस नहीं कर सकते? क्योंकि हमें चेन रूल क्या सिखाया है बच्चों? ये सिखाया है कि यहाँ पे इनटू होगा। और ये मैंने काटा क्यों है? ये दिखाने के लिए कि देखो, अगर मैं इसको इससे काट दूंगा तो यही आ जाएगा जो आप पूछना चाह रहे हो। इट डजंट मीन दैट कि आपको काटना है। रूल इज दिस, इफ somebody says you that if this is the function then dy by dx क्या होगा, तो आप ऐसे लिखोगे, काट मत देना इसको। ओके ना, अब हमने आपको एक तीसरा एग्जांपल भी करा के और ये दिखा दिया। अब हम लोग आपके सामने एक नया क्वेश्चन रखते हैं और देखते हैं कि आप कैसे उसको समझते हैं। लेट्स सी इट नाउ। दिस इज अ राइट। सो थोड़ा परेशान हो जाएंगे आप, लेकिन आप देखिए, अभी सिर्फ चूंकि हमारी प्रायोरिटी आपको बेटा चेन रूल सिखाना है, तो मैं अभी आपको ऐसे तरीके से क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप चेन लगा करके तोड़ के समझ सके। यहाँ भी देखिए कि मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट एडिशन रूल लग गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल लगा है यहाँ पे। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन अभी चेन रूल पे हों, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग क्वेश्चन का ट्यून चेंज कर दें, लेवल चेंज कर दें। सो लेट्स सी नाउ, आई राइट हियर, कुछ ऐसा लिख दिया जाए, साइन ऑफ लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t, कुछ ऐसा लिख दिया। ये सवाल बन गया। ठीक है जी, साइन ऑफ लॉग ऑफ दिस, कुछ इस तरीके का। अब कहा गया dy बाई डी टी निकालो, फाइंड dy बाई डी टी। कुछ जरूरी नहीं है कि हर बार x ही होगा, dy बाई डी टी होगा, ये सवाल है। अभी ये बताओ सबसे इंडिपेंडेंट कौन है? t, और फाइनल डिपेंडेंट कौन है? y। और ये साइन लॉग क्या है? बीच के मेथड्स हैं, यानी कि फंक्शंस हैं, रूल्स हैं, जिसके थ्रू ये डिपेंड कर रहा है। अब क्या करेंगे भाई? हाउ विल डू इट? तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये जो बीच का हेल्प वाला तरीका मैंने लिखा था ना, अगर इसकी आदत डालोगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये सिर्फ एक बार समझाने के लिए मैंने रख दिया, इसलिए आंखों को देखा आपने, मैंने यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में इस तरीके का कुछ नहीं किया, डायरेक्टली ये था, इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट किया, डायरेक्ट कर दिया।
तो हमें कोशिश करना चाहिए डायरेक्ट सीखने की, राइट? नाउ लुक एट दिस हियर. So dy by dt is equal to what I'm writing here is that is d sin, फिर ये ब्रैकेट log, फिर t स्क्वायर 2t. भाई ये पूरी हजामत जो भी थी ये पूरी बात यहाँ लिख दी और नीचे क्या आएगा d. तो क्या t लिखने का फायदा होगा क्योंकि यहाँ पे तो साइन के साथ ये पूरा ब्रैकेट में, तो हमें यहाँ पे पूरा लिखना चाहिए क्या, log ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t, ऐसे लिख दिया. अब हमें भी पता है कि ये फाइनली t नहीं है लेकिन यहाँ t चाहिए, तो अब अगले स्टेप में सबको पता है कि ये पूरा टर्म कहाँ आएगा, ऊपर. सो दिस इज d. फिर ये लिखा log ऑफ, मतलब अगर बेस ना भी दिया हो तो समझ जाएंगे कि बेस e है. बेस ना भी दे रखा हो तो हम लोग बेस e समझेंगे, और अगर बेस दे रखा हो लाइक log 10 समथिंग तो फिर अलग केस हो. सो नाउ दिस इज d log ऑफ व्हाट, t स्क्वायर प्लस, ऐसे लिख दिया. अब हमने log में भी एक फॉर्मूला पढ़ा है, गौर से देखो, log ऑफ x, x 1/x, यानी कि क्या करना होगा हमें, इसको जुगाड़ लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से. तो यहाँ log के साथ है तो यहाँ पे d और यहाँ पूरा लिख देते हैं d t स्क्वायर प्लस ऐसे. अब अभी भी ये पूरा t नहीं है, यानी यहाँ तो सिर्फ t चाहिए, dt चाहिए था, तो अब इसको उठाएंगे d और t स्क्वायर प्लस 2t और अपॉन dt कर दी. तुम कहोगे अब यहाँ पे क्या करोगे सर, t आ गया फाइनली, हाँ, और इनको आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल लगा करके जो हमने पढ़ा है इसको अलग अलग कर देंगे. तो अब देखो जी फॉर्मेट, फिर देखो मैं आपको समझाने के लिए ये मदद कर रहा हूँ, वैसे कोई जरूरत नहीं है. लेट्स सी हियर व्हाट आई डू फॉर यू. सो ऐसे इसको थोड़ी देर के लिए आप मानो p और थोड़ी देर के लिए आप मानो s, इसको ps, तो ये भी क्या होगा, पूरा p बन जाएगा, ये पूरा क्या बनेगा, s बन जाएगा. तो ये पूरा p है, मीन्स दिस log ऑफ पूरा p. तो ये क्या हुआ, d sin p, नीचे क्या हुआ dp, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, cos p आएगा ना बेटा. तो अब यहां लिखेंगे cos राइट, cos p, p के जगह पे आप पूरा लिख दो क्या, cos ऑफ log ऑफ व्हाट t स्क्वायर प्लस 2t. लो जी बंद कर दो, ये लिख दिया, ये cos आ गया. फिर इनटू, राइट, ये इनटू किया आपने. अब यहां देखो d बाई डी एस, एस मान लेते पूरे को, log ऑफ s, d बाई डी एस ऑफ log s. तुम कहोगे अगर ऐसा है तो चलते हैं फॉर्मूला पे, d बाई डी एक्स लॉग ऑफ x, यानी यहाँ जो है यहाँ वही है तो यहाँ 1/x होता है. तो अब हमारे इस एग्जांपल में ये क्या बन जाएगा, हमारे इस एग्जांपल में बनेगा 1/s, और s की जगह पे क्या आ गया, t स्क्वायर प्लस, लो भाई ये भी हो गया. फिर अगले पार्ट में क्या हो गया, अब इसको तो सीधा हमने ऐसे लगाया d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर और फिर d बाई डी टी ऑफ व्हाट 2t, समथिंग लाइक दिस. तो एक अगले स्टेप में आप ये पूरा रिजल्ट लिख दीजिए, ये क्या बना, cos ऑफ log ऑफ t स्क्वायर प्लस 2t दिस इनटू 1/t स्क्वायर प्लस 2t, और फिर ये जब सॉल्व करेंगे तो d बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर इज 2t, और ये 2 बाहर आकर के d बाई, वही वाली गलती नहीं करेंगे जो पीछे हो गया था, d बाई डी टी ऑफ 2t, तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ t दैट इज 1. समझ ही गए होंगे आप, तो इसको 1 बना देना है, राइट, इसको 2 इंटू 1 कर दिया, तो ये हमारा 2 आ गया. तो एक तरीके से ये मालूम होना चाहिए कि ये t है बेटा. So this is what we have got it. So final result is what? Cos of log of t square 2t like this into 1/t square plus 2t into 2t plus 2. तो ये हमारे पास हमने एक तरीके से ये रिजल्ट सीखा. तो हमने चेन रूल पे अभी कितने क्वेश्चंस किए, हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन. यहाँ से स्टार्ट किया हमने 1 2 and this is 3 and then we have done 4. अब
मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करेंगे। अभी ये क्वेश्चन अगला लिखूंगा मैं, और मैं चाहूंगा कि उस क्वेश्चन को लिखने के बाद, देखने के बाद आप वीडियो पॉज करिए और फिर उस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिए, और फिर आप आगे वीडियो ऑन करेंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन दिखाई देगा। So let's see. I hope you have understood till now. So now question number 10. Question number जो भी है 3, 4, right? 4 question, fourth number question. So let's see here. We are. This is question number 4, right? तो क्या y लिखना जरूरी है? नहीं है, मैं अब ऐसे लिख देता हूँ. Let's suppose t is equal to, ऐसे लिख रहा हूँ, t is equal to cos of x square, cos of x square plus e to the power sin x, e to the power sin x, कुछ ऐसे लिख दिया. ये फंक्शन हो गया. और प्लस रूट ऑफ एक्स ऐसे लिख दिया. अभी इसमें ये सवाल बन गया कि आप कैसे सॉल्व करेंगे. और कह रहा है फाइंड dt बाई डी एक्स, फाइंड dt बाई डी एक्स. ठीक है जी. तो मैं आपकी थोड़ी मदद कर दे रहा हूँ. फाइंड dt बाई डी एक्स. तो आपको क्या करना है, dt बाई डी एक्स निकालना है. तो पहले तो यहाँ प्लस है, तो आप सीधा सीधा लिख लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर कर दीजिए. फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, ई टू द पावर साइन एक्स कर दीजिए. और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, रूट एक्स कर दीजिए. इतना मैंने आपकी मदद कर दी. एक्चुअली मैंने मदद नहीं की, इतना तो आपको आता ही होगा बच्चों. सो नाउ प्लीज डू दिस. आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए. एंड आई गिव यू अ ब्रेक फॉर, break means for solving the question. You pause the video and do it. Now everybody see here. So now the question what we have is d by dx of dt of like this. ऐसा हमारे पास है. t हमारा ये फंक्शन था. So what we are going to do that now, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सबको अलग अलग सॉल्व कर देंगे. तो ये रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पे आप देख रहे हो d by dx of cos of x square लिख दिया गया. तो डेफिनेटली इट टेल्स अस कि भाई यहाँ पे चेन रूल की जरूरत पड़ेगी, यहाँ भी चेन रूल की जरूरत पड़ेगी. ये तो आप डायरेक्टली जो एल्जेब्रिक फंक्शन का फॉर्मूला पड़ा हुआ उसे सॉल्व कर दोगे. तो इसके लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे, तो पहले आप डी बाई डी, यहाँ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो पहले आप यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लीजिए ऐसे, और फिर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर करिए, फिर इनटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर कर दिए और नीचे डी एक्स कर दिए. इसका काम तो ये हो गया यहाँ पे. क्योंकि अब आपको पता है इसको आप कुछ समझेंगे. लेट सपोज p माना, इसको भी p माना, तो d बाई डी पी ऑफ कॉस पी हो जाएगा. और ये इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे. अब फिर यहाँ देखिए, तो d बाई डी, यहाँ पे e का पावर साइन एक्स है, तो पहले यहाँ साइन एक्स लिख लीजिए ऐसे, एंड यहाँ पे फिर e का पावर साइन एक्स लिखा आपने, और फिर इनटू d ऑफ साइन एक्स अपॉन d ऑफ x कर लीजिए. तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं. और ये क्या हुआ, x का पावर 1/2 है, सो d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 1/2. तो ये क्या हुआ सॉल्व होकर के, दिस कम्स आउट 2x. ये कितना आएगा 2x, यहाँ 2x लिख दिया आपने. और अगर इसको मैंने बोला t मानो तो d बाई डी टी ऑफ कॉस टी, और वो होता क्या माइनस साइन टी. सो दिस इज माइनस साइन, और t के जगह पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर. तो ये हो गया इस तरीके से. फिर यहाँ पे देखें तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स. ये लिख दिया यहाँ रिजल्ट. और इसके देखो d डी टी ई का पावर, यानी t क्या मतलब कुछ और मान लो, मैंने यहाँ p कहा था, यहाँ पे आप q मान लो, या कुछ भी लेट सपोज y मान लो. d बाई डी वाई ई टू द पावर y, तो e टू द पावर y यानी कि e का पावर साइन एक्स. लो जी, यहाँ पे ये रिजल्ट हो गया. और ये क्या है 1/2, और x का पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज हाफ माइनस 1. सो अगले स्टेप में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए 2x, सॉरी फाइनल रिजल्ट लिखिए, दिस cos of x e to the power cos of x and e to the power sin x, and this is 1/2 √2. ये हमारे पास
dt by dxlr. So guys, we have done this. तो एक तरीके से हम लोगों ने चेन रूल के क्वेश्चंस कर लिए. अब मैं आपको चेन रूल का एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं जिसमें प्रोडक्ट रूल भी फंसा हुआ होगा. लेट्स सी. नाउ दिस इज, टेक दिस क्वेश्चन. आपसे कहा जाए y इज अ फंक्शन दैट इज साइन ऑफ x स्क्वायर एंड e टू द पावर x क्यूब, समथिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ हो. ठीक है जी. सो लुक एट दिस. यहाँ पे हम लोगों से एक छोटी सी गलती हुई है. इसको रूट एक्स, चूंकि ये x का पावर ऐसे आएगा, सो 2 रूट एक्स हो जाए. ओके. नाउ लुक एट दिस हियर. तो अब यहाँ y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और e टू द पावर x क्यूब हो गया हमारे पास रिजल्ट. तो नाउ लुक एट दिस. इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. हाउ विल डू इट. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के हमें क्वेश्चन करेंगे. तो पहले हम इसको dy बाई dx अगर हमसे बोला गया करने के लिए, तो हम लोग इसको d ऑफ dx ऑफ पूरे ऐसे लिखा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर फिर इनटू e का पावर x क्यूब. ये क्वेश्चन है हमारा. तो अगले स्टेप में हमने लिखा d बाई dx ऑफ e का पावर x क्यूब ऐसे रख दिया. फिर d बाई dx ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कर दिया. फिर प्लस अब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर यहां लिखेंगे और d बाई dx ऑफ e टू द पावर x क्यूब ऐसे लिखेंगे. दिस इज, so this is e का पावर x क्यूब and this is d by dx. अब यहाँ चेन रूल लगाएंगे तो ये क्या आएगा, d by d of x square and this is sine of x square, and now this is d of x square upon this dx. This is how it is. And now here sine of x square and this is d by dx of, यहाँ भी चेन रूल लगा दीजिए. तो ये क्या होगा, x का पावर क्यूब आ गया आपका, and this is e का पावर x क्यूब, and now this is d x cube upon dx. This is how it is now. So now here this becomes e to the power x cube. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया cos of x square and this comes out 2 of x and this is sin of x square. इसको सॉल्व करेंगे तो ये सीधा सीधा e का पावर x आ गया क्यूब जो है यहाँ पे. देख रहे हैं यहाँ पे जितना है वही चीज यहाँ पे, तो ये रिजल्ट आ गया और ये आ गया 3x square. Now we can write this result something like this: 2x cos of x square e to the power x cube plus 3x square sin of x square and then e का पावर x. आप चाहें तो इसमें से e to the power x cube को कॉमन लेकर के और लिख दीजिए e x का पावर क्यूब कॉमन, and then you write here what, 2x cos x square, 2x cos of x square और यहाँ 3x square sin of x square, like this. That's what the result is. So it's so simple to understand. Like अब यहाँ पे हमने ये प्रोडक्ट रूल लगा के किया. So can we do this चेन रूल एक डिवीजन के साथ, क्वोशंट रूल के साथ अगर हम चले तो एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं और क्वोशंट रूल का, and that will be the last question for class today. This was question number 5 and this is question number 6. See, y is equal to, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ आपके पास e to the power x divided by या e to the power x square और नीचे लिखा हो जाए log of x cube, कुछ इस तरीके से रिजल्ट लिखा हुआ. अब आपसे कहा जा रहा है कि भैया आप इसका dy by dx बताइए. फाइंड dy by dx. ये क्वेश्चन है. तो पहले तो हम इसमें चेन रूल लगाने के पहले इसको
क्वोशंट रूल को इस्तेमाल करके इसका काम करेंगे। तो dy बाई डी एक्स जो यहाँ पूछा जा रहा है ये बनेगा क्या, log ऑफ एक्स क्यूब लाइक दिस, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स स्क्वायर, फिर माइनस साइन ई एक्स स्क्वायर, एंड फिर डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, log ऑफ एक्स क्यूब। और आप सबको पता है कि फिर नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उस पूरे फंक्शन का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। ये हमने क्वोशंट रूल लगा दिया। अब हम देखें कि कहाँ कहाँ हमारा डिफरेंशियल बाकी है, यहाँ बाकी हुआ है और यहाँ बाकी है, और ये चेन रूल लगेगा और यहाँ भी चेन रूल लगेगा। तो आप चेन रूल लगा करके इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हम लोगों ने log ऑफ एक्स क्यू लिखा, इस पे सॉल्व करते समय डी बाई डी एक्स करेंगे। यहाँ एक ई का पावर क्या, एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो पहले यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ ई का पावर एक्स स्क्वायर कर देंगे ऐसे, फिर इनटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर और इसको डी एक्स कर देंगे। ये वाला पार्ट सॉर्ट आउट हो गया। फिर माइनस ई टू द पावर एक्स ऑफ स्क्वायर, एंड दिस इज ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, एंड नाउ दिस इज डी बाई, यहाँ देखो लॉग के साथ ये टर्म है तो यहाँ डी और यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स क्यू लिखेंगे, और फिर लॉग ऑफ एक्स क्यू लिख देंगे और फिर इनटू डी ऑफ एक्स क्यू एंड अपॉन डी एक्स कर देंगे। एंड नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है दैट इज log ऑफ एक्स ऑफ क्यू एंड दिस होल स्क्वायर, ये रिजल्ट है, ये हमारा इक्वल टू आ गया, ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डेफिनेटली वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पेज। आपको पता है ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e का पावर एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2x। तो अगर हम यहीं पे थोड़ा थोड़ा सा रिजल्ट को कन्वर्ट करें और दिखाएं आपको कि ये स्टेप हमारा कहाँ चला जाएगा, ये बनेगा e का पावर एक्स स्क्वायर डेरिवेशन होने के बाद, और इस स्टेप का डेरिवेशन होने के बाद क्या आएगा, दिस इज 1 बाई एक्स का पावर क्यूब हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। ये डेरिवेटिव क्या बन गया e टू द पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बन गया 2x। ये सारे डेरिवेटिव हमने लिख दिए। तो अब अगले स्टेप में हमें लिखना क्या होगा, सिर्फ रिजल्ट लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक। तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, क्या आया हमारे पास, देखिए log ऑफ एक्स क्यूब है, log ऑफ एक्स क्यूब है, लिख दिया। फिर ये क्या है, दिस इज e टू द पावर एक्स स्क्वायर है, सो दिस इज e टू द पावर एक्स स्क्वायर हो गया। एंड नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज 2x, तो हमने यहाँ 2x लिख दिया। फिर माइनस व्हाट, e का पावर e टू द पावर एक्स स्क्वायर, e टू द पावर एक्स स्क्वायर, फिर 1 बाई एक्स क्यूब, डिफरेंशियल आया 1 बाई एक्स क्यूब आ गया, और इसका डिफरेंशियल हमने क्या लिखा है 3x स्क्वायर, so this is 3x स्क्वायर। और नीचे एंड नाउ वी हैव टू टेक दिस, और नीचे हमारे पास क्या है log ऑफ एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, so log ऑफ एक्स क्यूब एंड पूरे का होल स्क्वायर, ये हमारे पास। अब अगले स्टेप में इसको और छोटा कर सकते हैं, ये कुछ कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या है, देखो e टू द पावर एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन हो गया, e टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, और फिर 2x log ऑफ एक्स क्यूब, 2x log of x cube, and now this is now e to the power x square we have taken common, so 1 by x cube और 3x square है, so इसको solve करने पे ये result क्या आ जाएगा, this will come out 3 by x square, 3 by x square, this is 3 by 3x square by x cube, this will come out 3 by x, and this whole divided by what, log of x cube पूरे का whole square. So final result is almost, this is dy upon dx is now e to the power x square, this is 1, and this is 2x minus log of 2x into log of x cube minus 3 by x, and this
whole divided by log of x cube and square. So this question gets over here. So बच्चों हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए यहाँ पे. चेन रूल को हम लोगों ने स्टार्ट किया था आज, भाई व्हाट इज चेन रूल, और हमने आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हुए कि ये कैसे चलता है, हाउ दिस ऑल गोज ऑन, और सब कुछ यानी कि बेसिक ये रूल्स लिखाते हुए चेन रूल का ये ध्यान रखना है कि आपको ये अच्छे तरीके से आना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए. और फिर इन क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है कि ये कैसे सॉल्व करना है. नाउ more and more question you do it, more practice you do it, and you have a better grip on this particular topic. So the class of today is getting over, and finally I would like to say all of you कि इतना आप सही से समझ रहे होंगे, so एक like तो बनता है. You must give a like to this video, and you are requested to see all the upcoming lectures. And अगर आपने ये चैनल, अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, if you are a first time watcher, then you must subscribe this channel. More and more better content is going to come out over here, and you will be enjoying studying with us. So thank you very much, and keep promoting, keep sharing, let it reach to many more friends so that they can be benefited with this. So thank you very much. God bless you. Bye. अगले लेक्चर में मिलते हैं. We'll see you in the next lecture.